तनवा, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तनवा, तमिलनाडु विमेन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में शुरू किया गया था ताकि जो रूरल एरिया की जो वीमेन है उनको एग्रीकल्चर की नई नई तकनीक सिखाई जाए, ताकि रूरल एरिया में जो वीमेन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी इनकम इंक्रीज हो। टू ट्रेन वीमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, टू रेज एम्प्लॉयमेंट इन वीमेन एंड रेज देयर इनकम। और इससे फायदा हुआ भी। जो भी तमिलनाडु के जो रूरल एरिया में जो वीमेन थी, इससे उनको नई नई तकनीक का यूज करना आया, जिसकी वजह से उनकी इनकम इंक्रीज हुई। लेकिन धीरे धीरे जो ये ग्रुप था, जो रूरल जो वीमेन थी, इन्होंने अपना फार्म वीमेन ग्रुप बना लिया। जो काम करता है, ये जो फार्म वीमेन्स ग्रुप है, ये काम करता है लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे होते हैं जिसमें जो भी उसके मेंबर होते हैं स्मॉल हेल्प ग्रुप के, उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसमें जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एट लो इंटरेस्ट रेट। ऐसे ही जो फार्म वीमेन जो ग्रुप था, उन्होंने भी अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा किया और उन बचतों से कॉटेज एंड हाउस होल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटीज शुरू की। और इसमें रूरल एरिया में जो भी वीमेन थी उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया, जिससे वीमेन की इनकम इंक्रीज हुई। जो वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। जैसे कि हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट अदर देन एग्रीकल्चर, कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं जिनसे रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है। और फार्मिंग के अलावा ये अदर एक्टिविटीज गांव में लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रूरल एरिया में लोगों को आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग देकर वहां पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की जा सकती है, जिससे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारा जो इंडिया है वो एक लीडिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारा जो आईटी सेक्टर है वो अर्बन एरिया में डेवलप है। अगर हमारा जो आईटी सेक्टर है ये रूरल एरिया में भी अपने पंख फैला ले, तो इससे हमारे रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। हमारे जो पॉलिटिशियन और जो प्लानर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो 21वीं शताब्दी है, इसमें हमारा जो आईटी सेक्टर है वो अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी अपनी डेवलपमेंट करेगा। जो हमारा आईटी सेक्टर है इसने प्रूव कर दिया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय के फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के। जो आईटी सेक्टर है इसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर यही नॉलेज रूरल एरिया में लोगों को प्रोवाइड कराई जाए
तो इससे हमारा जो रूरल एरिया है उसकी भी डेवलपमेंट होगी। और इस फील्ड में काम भी किया जा रहा है, एक्शन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी भी शुरू की गई है, जिसका मेन एम है टू ट्रेन 10 लाख रूरल पीपल टू रन इन्फो कियोस्क। जो जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी है ये स्थापित की गई है रूरल एरिया में। उसका जो मेन एम है वो रूरल एरिया में 10 लाख लोगों को ट्रेन करना टू रन इन्फो कियोस्क। जो इन्फो कियोस्क है, सूचना मंडप, इनमें कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर, ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये सारे इक्विपमेंट होते हैं। और इसमें जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ईमेल करने की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने की टू डिफरेंट प्लेसेस, जिससे कि जिन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, इससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उनकी इनकम इंक्रीज होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये भी रूरल एरिया में फार्मिंग के अलावा एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स लॉन्च्ड इन 1966। ऑपरेशन फ्लड एक ऐसा सिस्टम है जो 1966 में शुरू किया गया था। मिल्क कोऑपरेटिव्स यानी कि जो भी रूरल एरिया में जो फार्मर्स हैं वो अगर इंडिविजुअल अपने मिल्क को सेल करते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है, उनको अपने मिल्क के जो प्राइस है वो कम मिलते हैं। लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव्स यानी कि अगर वो मिलकर जो भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव्स के, वो अपने मिल्क को कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिवली उस मिल्क को सेल किया जाता है। अब जो फार्मर्स हैं कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं वो जब अपने मिल्क को कलेक्ट कर लेते हैं तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में सेल करने से फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, उनको अपने मिल्क का अच्छा प्राइस मिलता है। जो भी हमारे मिल्क कोऑपरेटिव्स है इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जो इसका एक मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमारा गुजरात में है, जो पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। और गुजरात में जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उसने गुजरात की इकोनॉमी को तो चेंज किया ही है, उसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट तो हुआ ही है, साथ में वहां के लोगों को रोजगार भी मिला है, वहां के लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है। और मिल्क कोऑपरेटिव की वजह से ही हमारे यहाँ पे मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना इंक्रीज हुआ है, जिसको कि हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो मिल्क कोऑपरेटिव्स की वजह से, क्योंकि इसके जो भी मेंबर्स हैं वो अपने मिल्क को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टिवली सेल करने के लिए इकट्ठा करते हैं, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, उनको अपने मिल्क के अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो इसी वजह से रूरल एरिया में लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है। हम जो बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोलते हैं कि जब हमारे इंडिया में 1967 और 68 में जब एकदम से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी 25% इंक्रीज हो गई थी तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे ही जब हॉर्टिकल्चर में यानी कि जब फलों फूलों सब्जियों का प्रोडक्शन एकदम से इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। ऐसे ही हमारा जब मिल्क का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन।